हेलो, मैं आप सभी छात्रों का अपने YouTube चैनल वीके मैथ्स क्लासेस पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज ये हमारा एलसीएम का दूसरा पार्ट है और पहले पार्ट में हमने आपको एलसीएम के एचसीएफ के सूत्रों के बारे में बताया और इसमें 4 से 5 सूत्र मैंने आपको बताए थे। उसका थोड़ा डेरिवेशन भी आपको कराया था और आज इस पर कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आप एलसीएम और एचसीएफ के बारे में काफ़ी पढ़े हैं और पढ़े होंगे और इसमें शुरू में काफ़ी सरल सवालें हैं। तो मैं आपको एक दो उदाहरण दूंगा जिससे आपका मन लगने लगे, फिर उसके बाद आऊँगा परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर। और ये सिर्फ आपके इंट्रोडक्शन के लिए प्रश्न होंगे। तो इंट्रोडक्शन का बहुत सरल सिस्टम है, थोड़ी सी बात आप जान लीजिए। तो पहले हम एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम के लिए एक छोटा सा उदाहरण आप देखेंगे कि 12, 15, 28 और एक संख्या बढ़ा सकते हैं, जैसे इसमें कुछ भी। तो हम 27 को ले लेते हैं। तो अब इसको एलसीएम लेने की कई तरीके हैं, कई विधियां हैं, लेकिन जो प्रचलन में है, जो आपका कम से कम समय खाएगी, जिस पर आप कंसंट्रेट कर सकेंगे, उसकी हम बात करेंगे। तो वो सबसे पहला तरीका आप समझ लीजिए। इसी तरह हम करते हैं परीक्षाओं में, अभी पहली तक हमने पढ़ा है जो इसका हमें एलसीएम लेना है। तो अब सबसे पहले छोटी संख्या काटेंगे, यानी कि सबसे पहले इसको हम काट सकते हैं 2 से। 6 बार गया, 15 कटेगा नहीं 2 से, ये हो जाएगा 14 और 27 कटेगा नहीं। एक बार देखते हैं पुनः 2 से कट जाने वाली संख्या है, इसमें कुछ है, यानी एक से अधिक संख्या अगर कट रही है 2 से किसी संख्या से, तब उसको ले जाते हैं। तो 2 तिहाई 6 हो गया, 15 आप ऐसे उतार लेंगे और 2 7 बार जाएगा और 27 भी आप उतार लेंगे। अब 3 भी देख रहे हैं कई संख्या को काट रहा है और 7 किसी को नहीं काट रहा है, 7 सिर्फ एक संख्या कट रही है, इसलिए 7 बार नहीं ले जाएंगे, सिर्फ 3 बार ले जाते हैं। तो 3 बार ले जाने में क्या आता है, 1 बार गया और ये 5 बार गया, 7 ऐसे उतर आएगा और 3 का भाड़ा इसमें 9 बार जाएगा। अब 5 भी किसी से नहीं कटना है, 7 भी नहीं कटना है, तो इनको यहाँ पर नहीं सिर्फ हम, और 9 भी नहीं कटना है किसी संख्या से सेम में। तो आप समझ सकते हैं हमारा यहाँ पर एक बार अगर 5 बार ले जाएंगे, एक बार 7 बार ले जाएंगे और एक बार अगर 9, चाहे 3 बार 2 बार ले जाएं, चाहे 1 बार ले जाएं 9, उसका मान वही आना है। समझ में आ गई आपकी बात? चलिए, अब इसको गुणनखंड करने के लिए थोड़ा आप अपने दिमाग में एक शार्ट तरीका अपना लीजिए। कभी भी अगर आपको 5 मिल जाए तो आप प्रयास कीजिए कि इसको 5 से 4 बार कर देंगे, तो 5 चौक 20 हो गया। ये 3 संख्याएं इसमें हल हो गई और आपको थोड़ा सा संख्या मिल गई जिसमें 0 है। बचा क्या हमारे पास, 9 बचा, 7 बचा और 3 बचा। तो 9 7 63 देख रहे हैं आप, 63 बच गया आपका। चलो यहाँ लिख लेते हैं, 63 हो गया। 9 और 3 बचा हुआ है, 3 को इससे गुणा कर देंगे अगर 20 से, जो 20 लिखा है हमने, क्या हो गया, 60 हो गया। समझ आ गई बात इतनी हमारी? इसको सरल बनाने के लिए हमने क्या किया कि 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60। तो एक सरल गुणनखंड को हमने यहाँ लिख लिया। 9 से 63 थोड़ा सा बड़ा पड़ता है, इसको यहाँ लिख के कैसे गुणा करेंगे, पहले 0 को गुणा, 0 पहले जाएगा इसमें। 6 तिरिक 18 की 8, हासिल 1, 6 से 36 से 37। अब देखिए इसका ये हो गया लघुत्तम। और आप इसमें क्या सीखे पहले समझ लीजिए इसको। तो आप लघुत्तम इसी तरह निकालते हैं। थोड़ा इसका गुणा करने के लिए मैंने आपको बताया कि आप किस किस संख्याओं को ऐसे ले सकते हैं कि आपके लिए एक 0 मिल जाएगा जो आपको आगे गुणनखंड करने में आसानी दे देगा। तो इसके बाद 7 और 9 को आपने गुणा कर दिया और 0 से 0 हो गया, 6 से इसमें गुणा करके आप एक संख्या प्राप्त कर लिए। चलिए, अभी समझ में आ गया आपके। इस पर मैं आपका समय व्यर्थ नहीं करूँगा और मैं आपको परीक्षा उपयोगी विशेष प्रश्नों पर चर्चा करूँगा कि किस प्रकार प्रश्न आते हैं और हमें कैसे उसको सरल तरीके से हल करना चाहिए। तो एक तो एलसीएम का उदाहरण हो गया, एक मैं आपको एचसीएफ का भी उदाहरण दे देता हूँ।
तो आते हैं अगले प्रश्न पर, उदाहरण पर। ये एचसीएफ कैसे निकालना, हमें क्या करना है। तो बहुत सरल एचसीएफ लोग बताते हैं। थोड़ा सा मैं आपको क्लिष्ट की तरफ ले जाऊंगा, जिससे आपका माइंड सेट हो जाए कि हमें इस तरह के सवालों से मुलाकात करनी है। एक आता है 84 और एक संख्या है आपकी 126 और एक, चलिए पहले 2 अंकों का हम एचसीएफ निकाल के आपको बताते हैं। HCF तो आपने कल पढ़ा है, एचसीएफ माने ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको भी काट दे और इसको भी काट दे। और एलसीएम में हमने क्या पढ़ाया था, ऐसी बड़ी छोटी छोटी संख्या जिसे दी हुई संख्याएं काट दें। समझ में आ गई बात। तो अब इसमें बड़ी से बड़ी संख्या आनी है जो इसको काट दे। चलो देखते हैं क्या होता है। तो 84 आप देख रहे हैं, 84 का हम गुणनखंड करेंगे। सरल तरीका बता रहे हैं, एचसीएफ के बेसिक बातें आप समझिए इसको। चलिए, तो 84 का हम गुणनखंड करेंगे। 2 से करते हैं पहले, 2 चौक 2 दूनी, फिर 2 से करेंगे 2 दूना 2 अच्छा, फिर 3 से करेंगे 3 सत्ते 21 और 7 एक बार ही जाएगा। समझ में आ गई बात। 7 तरीक 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84, यानी हमारा ये गुणनखंड ठीक है। अब अगला करेंगे तो हम 126 का करते हैं, यानी यहाँ ले लेते हैं 126। अब एचसीएफ इसका निकालना है, हमें खंड करना ही पड़ेगा। तो 2 से करते हैं, 2 छंग 12 और 2 तिहाई 6। चलिए अभी बताते हैं और आपको कैसे होगा। हाँ, अब 3 से करते हैं, 3 दूनी 6, 3 इकन 29, फिर 3 से करेंगे, 3 सत्ते 21 और 7 ले लिया और 1 ले लिया। समझ में आ गई बात इतनी आपके। अब आप देखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन है। ऐसे गुणनखंड लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, तो पहले 84 वाला है, यहाँ पर 84 है, इसका होता है 2 × 2 × 3 और × 7। आपको 4 संख्याएं मिली हैं। और 126 इसका एचसीएफ निकालना होगा, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए भी खंड हमने किया है। तो 126 का 2 से पहले भाग दिया था, फिर चढ़ा गया, 3 से भाग दिया 21 आ गया, फिर 3 से भाग दिया 7 और 7 का 1 हो जाता है, यानी 2 × 3 × 3 × 7। ये हमारा बेसिक तरीका है कि जो दोनों में कॉमन हो 2, और इधर कॉमन क्या 3, और ये क्या हो रहा है 7, यानी 3 संख्याएं इसमें कॉमन है। समझ में आ गई बात। 7, 3 और 2, यानी इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा 2 × 3 और × 7, यानी 2 तिहाई 6, 6 सत्ते 42, यानी 42 84 को भी काटता है और 126 को भी काटता है। तो जो महत्व की बात करेगा, हाई की बात करेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये अंग्रेजी में कहते हैं, लेकिन बच्चे अंग्रेजी भी जानते हैं, इसकी हिंदी भी जानते हैं। तो वही बार बार बात कहने से क्या फ़ायदा कि मैं आपके प्रत्येक क्षण की कीमत करता हूँ। और बच्चों, जीवन में अगर आप समय का ध्यान देंगे, उसे व्यर्थ नहीं गंवाएंगे, तो समय कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। यानी आप समय का उपयोग करेंगे तो समय आपका हरदम सही रहेगा और आप प्रसन्न रहेंगे। चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई। एचसीएफ लेने के लिए हमें जो हमने आपको तरीका बताया, इसको आप समझिए। अच्छा, चलिए, अब इसी में आपको साठ ढूंढना है। इसकी और विधियां हैं कि कोई घटा करके अंदर से निकाल देता है। तो एक आध विधि और बताते हैं। आपको उलझाना नहीं चाहता मैं चाहता हूं कि कोई भी बात आपके दिमाग में फिट हो जाए और आपको भटकना ना पड़े इधर उधर। और ज़्यादा आप डिजिटल बोर्ड और स्मार्ट टीचिंग के चक्कर में ना पड़ें। बेसिक बातें सीखें और सही बातें सीखें।
जो आपको हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कास्ट उपलब्ध रहेगी। आप जुड़ें, देखें और लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो डालने में कभी 1 घंटा इधर, कभी 1 घंटा उधर, कभी देर हो जाती है, कभी जल्दी हो जाती है, तो समय के हिसाब से मैं अपना काम करता हूँ और पूरी ईमानदारी से आपको पढ़ाऊँगा, पूरा कॉन्टेक्ट दूँगा और आपको कभी निराशा नहीं मिलेगी। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो सफलता आपके हाथ में होगी और आपको गणित अच्छी लगने लगेगी। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम इसके गुणनखंड की बात करते हैं कि कहाँ से कॉमन शुरू हो जाता है मामला। देखिए, आप जब गुणनखंड करते रहिए, ये भी ध्यान दीजिए, तुरंत इसको छांटना ना पड़े बार बार, यहीं से इसको आप मिलाते चलिए। बस 2 3 7, इधर क्या है 2 3 7, हाँ, इस तरह दिमाग में रखिए और तुरंत उसको हल कर लीजिए। तो मैं बेसिक बातें आपको बता रहा हूँ जिससे आपको एलसीएम और एचसीएफ में दिक्कत ना हो। तो मैंने फिर वही कहा कि हम आपके समय का ध्यान रखेंगे और आपको सही बातें और सही तरीका बताते चलेंगे। एक बात इसमें और आती है, एलसीएम और एचसीएफ में थोड़ी सी बात है, उस पर प्रश्न भी बनते हैं। जैसे एक सरल संख्या पे आपको समझाता हूँ, 12 और 16। अब अगर इसका एलसीएम लेना होगा, यानी इसका एलसीएम की बात करते हैं, तो क्या करेंगे आप जानते ही हैं। हम 12 को क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4 तिहाई 12, समझ आ रही बात। और 16 की बात करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, समझ में आ गई बात। यानी इसका जो एलसीएम होगा 12 और 16 का, ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। अब आप कहिए तो दूसरी तरह समझाएं, और अगर आप समझ गए हो तो समझ लीजिए कि ये गलत नहीं है, सही है। किस प्रकार से मैंने निकाला है, खैर बताता हूँ अभी। बराबर होगा 2 दूनी 4 तिहाई 12 चौक 48। एक ये सिस्टम हो गया, इसका 48 आ गया। और एक जैसे मैंने वो गुणनखंड वाली विधि बताई थी कि आप दोनों का अलग अलग गुणनखंड कर लेंगे और फिर देख लेंगे कौन। इस प्रकार मतलब ये वाला सिस्टम बता रहे हैं आपको। इसमें क्या होता है, आपको ये गुणनखंड नहीं करना पड़ता है, जान लेते हैं आप। 2 से यहाँ तक 2 6 12, 2 8 16, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। अपना 3 कटना है, 4 कटना है अलग से, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर देखिए 3 चौक 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48, यानी 48 आपका दोनों तरह से आ रहा है। ये लघुत्तम लेने की विधि हो गई। अब एक सरल तरीका लघुत्तम का जो आता है, तो छोटी संख्याएं रहेंगी तो आप तो उससे काम कर तो लगा लेंगे, बड़ी में दिक्कत होगी। लेकिन शायद मान लीजिए छोटी पूछ ले, आप छोटी के बारे में भी जान लीजिए। हरदम लघुत्तम निकालने के लिए हमें बड़ी संख्या पकड़नी चाहिए। जैसे हमने इसमें दोनों में मान लिया कि 16 बड़ी संख्या है, मान क्या लिया है। तो अब जो 16 से विभाजित 16, जिसको मतलब जब बार पहाड़ा पढ़ेंगे कि 12 भी उससे कट जाए। कैसे, जैसे हमने 16 दूनी 32 ले लिया, ये 16 है तो हमने 32 ले लिया, तो 32 12 से अगर कट जाएगा इसका लघुत्तम 32 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 32 तो 12 से कटने वाला नहीं है। एक बार और देखते हैं, 16 3 48। अब 48 आपका 16 से भी कट जा रहा है और 12 से भी कट जा रहा है, तो यानी 16 का गुणज तो होने है, बड़ी संख्या का गुणज तो होना है। अब गुणज इसलिए होना है क्योंकि बड़ी से भी कटना है, छोटी से भी कटना है। इसको लघुत्तम है ना, लघु है वो तो कटेगा ही, खुद भले बड़ा हो जाए। ये लघुत्तम जो है आपका इन दोनों संख्याओं से बड़ा है, लेकिन इसे कहते हैं लघुत्तम। तो जो लघु हो रहा है इनसे भी कटेगा और इनसे भी कटेगा। हमारी बातें समझ में आ गई होगी आपके। खैर, तो लघुत्तम निकालने की ये विधियां हैं, लेकिन अगर आप बेसिक समझे रहेंगे, बेसिक बातें, तो आप तमाम विधियां स्वयं ही याद कर लेंगे। क्योंकि अच्छा एक बात और, इतनी भी आप विधि याद कर लें, लेकिन आपको खंड करना ही पड़ेगा, गुणा करना ही पड़ेगा, कॉमन निकालना ही पड़ेगा। कहने का मतलब कि आप एक विधि सीख लीजिए और उस पर अभ्यास कीजिए। अगली विधियां आपको मैं ऐसे बताता रहूँगा जब अभ्यास कराऊँगा,
एक से एक शॉर्ट भी दी आएगी, लॉन्ग भी दी आएगी, जो आपके समझ में भी आएगी। अच्छा हाँ, इसका मैं बता रहा था आपको कि एलसीएम क्या होगा। तो 16 और 12 ये दो संख्याएं हैं, यानी 12 और 16 कह लीजिए का एलसीएम कितना आया? तो 48 आया। समझ आ गई बात? एलसीएम में आपको बताया कि जो संख्या होगी वो 12 से भी कटेगी, 16 से भी कटेगी। और अगर इसी का एचसीएफ कहें 12 और 16 का एचसीएफ की बात करते हैं 12 और 16 का, तो अब जो इन दोनों को काटे, बहुत बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काटे, तो कौन काटेगी? 12 16 को नहीं काट पाएगी, 16 12 को नहीं काट पाएगी। लेकिन इसका हल करते हैं तो 2 दूनी 4 तिहाई 12, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी दोनों में कॉमन क्या है देख रहे हैं आप? बाकी कॉमन तो है नहीं। तो 2 दूनी 4, यानी इसका इससे कितना हो गया? 4। अब दोनों में संबंध क्या होता है? अगर एक ही संख्या का एलसीएम भी निकाल लें और एचसीएफ भी निकाल लें, तो आप हरदम देखेंगे, कोई भी उदाहरण लेके देख सकते हैं आप, तो आपको मिलेगा एचसीएफ सदैव एलसीएम को विभाजित कर देगा पूर्णतः। समझ आ गई बात? इसे आप सूत्र के रूप में याद कर सकते हैं, या कि ज्ञात है के रूप में याद कर सकते हैं, या कि स्पष्ट है के रूप में, या कि हम जानते हैं इस रूप में याद कर सकते हैं कि किसी संख्या के एलसीएम को उसी संख्या का एचसीएफ पूरी तरह विभाजित कर देता है। अब 48 4 से विभाजित हो जाएगा, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, इतने आप समझदार हैं। इतनी बातें समझ में आ गई? तो ये कुछ बेसिक जानकारियाँ थी कि एलसीएम कैसे निकालेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे। और हमने गुणनखंड बताया था, क्या कहते हैं, एक संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, यानी ए बी का गुणनखंड बराबर ए का एलसीएम ए बी का और इसी का एचसीएफ। अब अगर ए का मान पूछेगा तो आप बी नीचे लेके चले आएंगे, और अगर आपसे बी का मान पूछता है तो आप ए लेके नीचे ले आएंगे। अगर एलसीएम पूछता है, पूछा भैया इन दोनों संख्याओं का एलसीएम बताइए, जहां पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, तो दोनों का गुणनखंड बटे एच सी और या। समझ में आ गई बात? तो चाहे आपसे एलसीएम पूछे, चाहे एचसीएफ पूछे, चाहे संख्याओं का गुणनखंड पूछे, चाहे पहली संख्या पूछे या दूसरी संख्या पूछे, तो इस तरह से आप देखेंगे तो संबंध कैसे होते हैं। एक और संबंध की बात कर लेते हैं। हाँ, अब कभी कभी क्या करेगा, आपको दो दो संख्याएं दे देगा। इसे दे दिया 4 और 48, एक संख्या दे दिया। उसके बाद दे दिया 5 और 36, समझ आ गई बात? फिर दे दिया आपको 9 और 63। इस प्रकार से संख्या दे सकता है। तो आपसे पूछेगा इसमें कौन कौन सी संख्याएं हैं, हाँ, कि जिनका एचसीएफ और एलसीएफ निकल सकता है। तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि जो जो कट जा रही हैं, देखिए ये भी कट जा रहा है, ये किसी संख्या का एचसीएफ हो जाएगा और ये एलसीएम हो जाएगा, यानी इसमें एचसीएफ और एलसीएम के संबंध आपस में बढ़ रहे हैं। तो इस पर और सवाल में आपको बताऊंगा, एक तरीका था, इस पर मैंने चर्चा की। लेकिन आप समझ लीजिए कि जो आगे सवालें आएंगी इसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ उसमें फेर बदल, हल्का सा बातें सारी बताएगा आपको, क्योंकि प्रश्न बनाने वाले और प्रश्न हल करने वाले दोनों का बड़ा अच्छा संबंध होता है। और सवाल कितने समय में लगनी है, अब इस पर भी चैलेंज होता है। यानी जो आचार्य, टीचर या परीक्षा उपयोगी प्रश्न, परीक्षाओं के प्रश्न के मैटर को सेट करने वाले होते हैं, उनसे ये भी कहा जाता है कि इसको आप कितने समय में लगा सकते हैं। अगर उन्होंने 10 सवालें बताई और आपको उसके लिए 20 मिनट का समय दिया गया, तो ये देखा जाता है कि क्या वो 10 सवालें 20 मिनट में हल हो सकती हैं। अगर किसी अध्यापक द्वारा
उसे 20 मिनट में हल किया जाता है, तो क्या करते हैं, बच्चों के लिए 22 मिनट का समय रखा जाता है। यानी अध्यापक जिस सवाल को 18 मिनट में लगा लेंगे, बच्चों के लिए उसके लिए 20 मिनट दिया जाता है, जिससे उनको दिक्कत ना हो, ये कहने का मौका ना मिले कि इसे कोई भी विद्वान जल्दी नहीं लगा सकता है। लेकिन वो अध्यापक क्या करते हैं, आपको ऐसी सवालें देंगे कि वो स्वयं लगा सकें और आपके लिए थोड़ा सा परेशानी पैदा कर दें। तो अब हम इसमें जो पहली सवाल आती है उसके बारे में देखते हैं क्या है। तो बच्चों, आप लोग देख रहे हैं कि पहली सवाल के रूप में हमने इस तरह की सवाल ली है जो परीक्षाओं में आने की संभावना रहती है। अब आप इसे पढ़ेंगे एक बार, हम भी आपको एक बार पढ़ के बताते हैं कि क्या सवाल आ सकती है। ये सवाल का एक नमूना है, इस सवालों का कोई प्रैक्टिस सेट नहीं है। इस प्रकार की सवालें आती हैं, मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। सवाल क्या हो सकती है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। समझा गई बात? कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो कि 20, 25, 30 से भाग देने पर 8, 13 और 48 शेष बचे। यानी कोई आपकी संख्या है, कोई संख्या है, मान लीजिए इसको हम मानते हैं कि x, y, z है, ठीक। अब इसमें अगर हम 20 से भाग देंगे, इसी संख्या में 8 बचना चाहिए। 25 से भाग दे रहे हैं तो 13 बचना चाहिए, और अगर 30 से भाग देंगे तो 18 शेष बचना चाहिए। यानी शेष सबसे बचना चाहिए, और ये तीनों से विभाजित नहीं होनी है इसको, यानी कि ये नहीं पूरा पूरा कट जाएगी। तो इसके हल के रूप में हम आते हैं और आपके समय का और अपने समय का सदुपयोग करते हैं। हल के रूप में आने पर जब कभी भाग देने से, यानी जिससे भाग देते हैं उसकी बात करें और शेष की बात कर रहा है, तो आप समझिए कि इसमें और इसमें कुछ न कुछ विशेष संबंध होंगे। अब शेष बच रहा है तो उसमें जोड़ने की बात आप मत सोचिए, घटा के देखते हैं कि क्या होता है। यानी 20 माइनस 8, देखिए इसमें कुछ संबंध बन रहे हैं। क्या आ रहा है? आ रहा है 12। और अगली संख्या क्या है? अगर हम 25 से भाग देते हैं और क्या बचता है 13, तो क्या शेष बच रहा है इसमें? 5 में से आप 3 घटाएंगे, क्या बचेगा? 2 बचा, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचा। इसी तरह अगर आप तीसरा संबंध भी देखेंगे तो 30 माइनस 18, इसमें क्या बच रहा है? इसमें भी 12 ही बच रहा है। सवालें कठिन जरूर होती हैं, लेकिन इन्हें टेक्निकल सवाल के अंतर्गत लाया जाता है, और इनको बनाने के लिए विशेष मेहनत करनी पड़ती है। तो क्योंकि थोड़ा भी गलती करने पर सवाल चैलेंज हो जाएगी, और चैलेंज हो जाने के बाद फिर उनको सभी को अंक देना पड़ेगा और इस सवाल को रद्द करना पड़ेगा, समझ लीजिए। तो अब इसको लगाते हैं, क्या करेंगे? अब हम 20, क्योंकि इन्हीं से कटना है, 20 से भी कटना है, 25 से भी कटना है और 30 से भी कटना है। तो आप जानते हैं अगर किसी संख्या का लघुत्तम ले लेते हैं तो दी गई संख्याओं से वो कट जाती है। बताया हमने ना कि जो कट जाएगी भले बड़ी रहेगी लेकिन वो लघुत्तम ही होगा, यानी LCM ही होगा। समझ में आई बात? तो 20, 25, 30 का हम लघुत्तम लेते हैं, 20, 25 और 30। अब इसको फटाफट लगाते हैं, देर ना हो। चलिए 2 से काटते हैं तो 10 बार गया, 25 कटना नहीं है, ये हो गया 15। अब 2 से कोई संख्या, दो संख्या कट नहीं रही है, यही 10 के लिए कटेगा। अगर एक संख्या कटती है तो उसको हम काटते पीटते नहीं है, फिर 5 से देखते हैं सीधा। ध्यान रखिएगा, 5 दूनी 10, 5 पचम 25 और 5 तिहाई 15। अब इनको सभी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 5, 2, 3, 5, 2, ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं एक दूसरे से हैं। तो 5 दूना 10 तो पहले हो गया हमारा, यानी 10 गुणे 10 तिहाई 30।
ध्यान दीजिएगा। 10 ये हो गया और 5 दूनी 10 तिहाई 30, यानी हो गया बराबर 300। आप गुणा करना हो तो उसको जैसे आपको सुविधा लगे वैसे आप उसका सरल तरीका अपने मन में निकालिए। प्रयास कीजिए कि एग्ज़ाम के समय में आपको कम से कम कलम और कागज़ का इस्तेमाल करना पड़े और शुद्धता जरूर होनी चाहिए। इतना आप जल्दी न कर दें कि 300 को आप 400 लिख दें या 200 लिख के चले आएँ, ये भी आपको गलती हो सकती है। खैर, इसका आप ध्यान देंगे विशेष कि गणित में एक भी असावधानी बर्दाश्त नहीं की जाती है। अगर आपने किसी भी अंक को छोटा बड़ा लिख दिया या दशमलव इधर से उधर कर दिया या किसी चिन्ह पर आप मिस मार गए तो फिर वो सवाल आपको छोड़ेगी नहीं, ऐसा भटका देगी कि आप परेशान हो जाएंगे। चलिए, कभी कभी आपको मैं एक आध सवाल ऐसे करके दिखाऊंगा कि एक छोटा सा उसमें मैं अंतर करूंगा। वो मानव की त्रुटि कहा जा सकता है, उसे मानवीय भूल होती है, तो उससे आप देखेंगे कि कितना परिवर्तन आ जा रहा है। तो इसलिए अच्छा हाँ, इसका एलसीएम हमने निकाल लिया, 300 आ गया। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। यानी इन दी गई संख्याओं का एलसीएम बराबर कितना आ गया, 300। अब आप सोचिए कि ये जो तीन संख्याएं 20, 25 और 30 आपको दी गई हैं, इनका एलसीएम 300 है। और 300 का मतलब ये हुआ कि 20 से भी कट जाएगी, 25 से भी कट जाएगी और 30 से भी कट जा रही है। समझ आ गई बात। लेकिन सवाल क्या कह रहा है कि इन तीनों से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 और 18 शेष बचना चाहिए। तो इसके लिए आपने क्या देखा कि भागफल और शेष फल का अंतर 12 इसमें भी आ रहे हैं और इसमें भी 12 है। यानी 12 इसमें क्या होना चाहिए, शेष बचना चाहिए। तो क्या करते हैं इसमें, -12 करते हैं। समझ आ गई बात। अब जब 3 संख्याएं देगा तब आप उसमें घटाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कब इसको जोड़ना है, कैसे, वो भी बताऊंगा। पहले आप इसको ध्यान दीजिए। और आपसे इतना सरल सवाल नहीं पूछेगा कि कितने से भाग दें तो 4 शेष बचेगा, ऐसी सवाल नहीं पूछेगा। ऐसी सवालें सिर्फ आपको समझने के लिए होती हैं कि आप उस पर तैयारी करते रहें और अभ्यास करें, लेकिन टेक्निकल सवालों पर आप विशेष ध्यान दें। चलिए, तो क्या हो गया, ये हो गया 288। अब 288 में आप 20 का भाग दीजिए, देखिए कितना शेष बचता है। एक उदाहरण लेते हैं, इसको देखते हैं कि 288 है, इसमें 20 से भाग देते हैं। कई बार जाएगा, 20 करना, 20 गया, 8 बचा, 8 उतर आया, 20 चौक 80, तो क्या शेष बच रहा है, 8। और आपसे क्या पूछ रहा है कि ऐसी संख्या बताओ कि अगर 20 से भाग दे तो 8 बचना चाहिए। समझ में आ गई बात। और 25 से भाग दे, अब 25 से आप भाग देख लीजिए, 13 बचता है नहीं बचता है, क्योंकि 275 बार चला जाएगा और 275 के बाद क्या बचेगा, 13 बचेगा। तो बच्चों, ये सवालें हैं जिसे आपको जानना चाहिए, परीक्षा में आपके लिए बहुत उपयोगी होंगी ये। और इसी से संबंधित और कुछ टेक्निकल बातें होंगी जिसे हम आपको अपने अगले क्लास में बताएंगे। अगले क्लास माने बस इसी के बाद वाले क्लास में आप जानेंगे। तो आप जुड़े रहिए और सदा मैं जो पढ़ाऊँ उसको ध्यान दीजिए। हमारे चाक और इस बोर्ड पर मत जाइए आप। मैं जो आपको बेसिक बातें बता रहा हूँ आप उसको ध्यान देंगे और आपको अच्छा लगा हो, सपोर्ट मिला हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, क्योंकि वीडियो हमारा कभी कभी समय निश्चित नहीं है कुछ कारणों से, तो आपको कब वीडियो बनाऊं और कब आप ले पहुंच जाए, तो इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपके मंगल और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, आप सबको आशीर्वाद देता हूं कि आप लोग पढ़े लिखें, आपका पढ़े लिखे मन लगे, कभी भटकाव जीवन में ना हो। और शेष अगले क्लास में फिर मिलेंगे हम। तो आपको धन्यवाद देता हूं और नमस्कार करता हूं।